देन डिक्रीजेज। तो ऑक्सीडेशन नंबर मिडिल तक बढ़ेगा और बाद में क्या हो जाएगा, घटेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा करेगा बेटा, बताए भी रहे होंगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, बताया गया था, ऑस्मियम एंड र्यूथीनियम, दैट इज +8। कितना, +8। अच्छा, कोई भी एलिमेंट अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, कोवेलेंट, और लोअर क्या होगी, आयनिक। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर represented by oxide and fluoride, दोनों में एक कह दिया जाए, ऑक्साइड या फ्लोराइड, तब आप ऑक्साइड कहोगे, तब क्या कहोगे, ऑक्साइड। दोनों में अगर एक कहा जाए तो आप क्या बोलोगे, ऑक्साइड। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आयनिक, हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट। तो यहां पर MnCl2, यहां पर क्या होगा बेटा, +2, ये क्या होगा, आयनिक। लेकिन Mn2O7 कोवेलेंट, ये क्या हो जाएगा, +7। ये केवल हमको मतलब ट्रांजिशन मेटल में नहीं बता रहे हैं, कहीं पर भी, जैसे PCl5 और PCl3 है तो Cl4 ज्यादा कोवेलेंट है, Cl3 कम कोवेलेंट है। ठीक है, तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये केवल यही नहीं बता रहे हैं, आगे चले बेटा भैया, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, यहां पर अगला पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल ऑब्लिक आयन ऑब्लिक कंपाउंड आर इन जनरल पैरामैग्नेटिक। ड्यू टू हैविंग unpaired electron, ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा ध्यान दो, ऑलवेज नहीं कहा गया, इन जनरल कहा गया बेटा, मतलब सामान्य तौर पर। ठीक है, देयर पैरामैग्नेटिज्म, देयर पैरामैग्नेटिज्म इज मेजर्ड बाय, बोलना बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को अंडरलाइन कर लेना, व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रिप्रेजेंटेड एज, देखना यहां पर लिखेंगे म्यू स्पिन ओनली, म्यू स्पिन ओनली। यहां पर बेटा n+1 या 2, बोर मैग्नेटॉन, शॉर्ट में इसको BM कहते हैं, यूनिट है
मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन। शॉर्ट में क्या कहें बेटा? बीएम। तो यहां पर ध्यान दो, एन क्या है? वेयर एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक और चीज बता दें, यहां पर स्पिन ओनली क्यों लिखा गया है? तो वास्तव में होता क्या है कि जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन हैं, डी ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉन हैं, वो दो टाइप के, लगभग सारे इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मोशन करते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। ठीक है, तो ये जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन हैं मोस्टली सरफेस पर होते हैं। क्या होते हैं? सरफेस पर। तो सरफेस पर होने के कारण ये एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा इनका जो रोटेशन है वो रोक दिया जाता है। एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा रोटेशन क्या हो जाता है? रोक दिया जाता है। तो ये ऑर्बिटल मोशन इनका रोक दिया जाता है, लेकिन स्पिन मोशन इनका होता रहता है। तो जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है वो किसके कारण होता है? स्पिन मोशन के कारण। तो इसलिए स्पिन मोशन ओनली लिखा गया है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो अगर, तो यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? यहां पर एन, यहां पर म्यू, 1 2 3 4 5, 1.73, 2.78, 3.83, 4.87, 5.95 बीएम। ये बीएम। अच्छा ध्यान देना बेटा, कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछता है। उल्टा क्वेश्चन मतलब किसका डायपो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 2.78 बीएम होगा। तो ध्यान देना, जितना होल नंबर है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब 3.83 होगा, मतलब मैं क्या देखना है? किसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2.78 बीएम होगा, किसमें? किसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो। Which has mu 2.78 bm। ये फी डबल प्लस CO डबल प्लस NI डबल प्लस, बोला बेटा, CU डबल प्लस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो 3d6 4s0, 3d7 4s0, 3d8 4s0, 3d9 4s0। थ्री डी 9 4s0। आगे चलें। अब ध्यान देना, ये 6 है, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। होना कितना चाहिए? कितना होना चाहिए बेटा? 2 होना चाहिए। यहां पर एक गलत कर दिया गया। यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो किसको आप आंसर मानोगे अपना? क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन। तो आंसर विल बी सी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 2.78 है, 2.8 मतलब 3.83 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेंगे। एक चीज इसके बाद डी ब्लॉक में थोड़ा सा वो कंपाउंड पढ़ाने के बाद हम लोग सीधे कोऑर्डिनेट कंपाउंड पे आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सेम यही क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, सेम यही क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। तब वहां पर हम इस कहानी को सुनाने नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां सुना चुके हैं।
इतना टाइम नहीं है कि वही कहानी बार बार गाई जाए। ध्यान देना, क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट विल बी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe डबल प्लस। ध्यान देना, क्या कहा गया, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe डबल प्लस। यहां पर दो क्वेश्चन बना दे रहे हैं। इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, और दूसरा इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो, आउटर हो गया, इनर हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, रेड्यूस्ड स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। एक और चीज बता दिए, यहां पर तो सीधे कह दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ना, अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा पढ़ा है ना, इसलिए हम सीधे बोल दे रहे हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सीधे कंपाउंड कह देगा, कंपाउंड बता देगा कि ये कंपाउंड है, इसमें आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो कंपाउंड बताने के बाद जब कह दिया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तब वहां पर हाई लो नहीं बोला आपसे, तब वहां लिगेंड को देख के पहचानना है कि ये इस लिगेंड की प्रेजेंस में हाई स्पिन है या लो स्पिन है। बात सुने ना, तो हाई स्पिन लो स्पिन तो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहां पर समझिए बेटा, अभी आप 1 मिनट में समझ जा रहे हो बातों को हमारे। यहां पर देखना, पहला क्या कहा गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा, मतलब जैसा नेचुरल स्टेट में होना चाहिए वैसा ही होगा। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर अभी अभी आपने आयरन का बनाया था ना, यहां पर पहला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर क्या था, ये आयरन तो ऐसे ही था ना, आयरन कितने एम्पीयर टर्न थे, 4, तो 4 थे, तो यहां पर एन की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो म्यू कितना हो जाएगा बेटा, 4.87 Vm। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, ये होना चाहिए था ऐसा, कितने बने, 5, 6 बन गया, 6 बन गया क्या, 1 2 3 4 5, तो ये होना चाहिए था ये, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर पेयर हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया, क्या हो गया भैया, n इक्वल टू क्या आ गया, 0, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जैसा बनता है वैसा बनेगा। लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, और ध्यान रखिएगा यही अंतिम वाले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, ऐसा है, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर यही 2 इलेक्ट्रॉन, these 2 electron become paired in presence of strong field ligand, strong field ligand,
अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं, ध्यान दो, इधर ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, यहां पर ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ले रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ले रहे हो, क्या होगा बेटा, ये एक पेयर्ड हो जाएगा, दो अनपेयर्ड रह जाएंगे, और यहां पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ले रहे हो, ऐसे ही रहेगा। मतलब ये देखो, इधर देखो, यही दो इलेक्ट्रॉन, इसी दो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पीछे जाएंगे। अगर इन दोनों में नहीं है, जैसे यहाँ नीचे वाले में देखो नहीं है ना, तो यहाँ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड लो या वीक फील्ड लिगेंड, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात क्लियर हुई? तो अब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड बस एक आध दो, मतलब हम लोग उधर आ जाएंगे जब कोऑर्डिनेट वहां पढ़ाएंगे ये, ठीक है। और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में भी ज्यादा है नहीं, 3-4 हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन? Cn माइनस, NO2 माइनस, CO, अमोनिया, EDTA, ठीक है, यही है। अमोनिया स्ट्रांग है लेकिन आयरन और निकल के लिए वीक है। अमोनिया क्या है? स्ट्रांग है लेकिन आयरन और निकल के लिए क्या बेटा? वीक है। यही 4-5 हैं जो स्ट्रांग है, बाकी सब वीक पड़ते हैं हम लोग। बात समझ ना? तो अगर Cn जुड़ा है, CO जुड़ा है, अमोनिया जुड़ा है, या EDTA जुड़ा है, NO2 माइनस जुड़ा है, तो ये क्या है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तब हम लोग इलेक्ट्रॉन को पेयर करके देखेंगे। अगर ये नहीं जुड़ा, Cl जुड़ा है, Br जुड़ा है, I जुड़ा है, F जुड़ा है, H2O जुड़ा है, ऑक्जेलेट जुड़ा है, तो ये वीक है। तब हम लोग इलेक्ट्रॉन को पेयर करके नहीं देखेंगे। बात सुने ना? तो ये चीज हो गया। चलें आगे बेटा, चलो जाए। Find mu of FeCN6 -3 and FeNH3 whole 6 + 2। ध्यान दो, म्यू पे सारे क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, ठीक है। उस चैप्टर में फिर म्यू पे नहीं जाएंगे हम। अब ये मान के चलेंगे कि हम आपको म्यू पढ़ा चुके हैं, ठीक बेटा। यहां पर ध्यान दो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या? X, Cn का कितना? -1, 6, -3। X इक्वल टू कितना बेटा? +3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आयरन ट्रिपल प्लस, यहां पर 3D5 4S0। अब ये Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रांग, और है यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रांग का मतलब अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन थे तो अब हमें कितना मानना चाहिए? एक तो यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, कितना अनपेयर्ड बचा? 1। तो n की वैल्यू 1। भाई ऐसे n की वैल्यू कितना हो गई बेटा? 1 हो गई ना? ये नहीं है, तो म्यू कितना हो जाएगा? म्यू कितना? 1.73 bm। और यहां पर देखो, ये दूसरा वाला, ये FeNH3 ले रहे हैं, तो FeNH3 में क्या हो गया?
6। क्या स्ट्रांग या वीक? आयरन के लिए तो वीक है, बाकी वैसे स्ट्रांग है। +2 x इक्वल टू कितना बेटा? +2। ऑक्सीडेशन नंबर पाया गया है। तो अब यहां पर Fe डबल प्लस अगर आप लिख रहे हो तो ये क्या है? यहां पर 3d6 4s0 ये है, तो ये D6 हो गया। अब ये अमोनिया क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो n की वैल्यू क्या लिखने जा रहे हो? n की वैल्यू 4, तो 4.87 bm। अब तो म्यू बता लेंगे ना भैया। अमोनिया क्या है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, लेकिन निकल और आयरन के साथ जुड़ा है तो क्या माना जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड माना जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक खुद बता दो हमें। हो गया बेटा? चलो, तो ये डायपोल मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आपको पढ़ा दिया गया। क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको भी पढ़ा दिया गया। एक तो उल्टा पूछेगा म्यू कि इसका कितना है, मतलब किसका म्यू ये होगा, ये हो गया। दूसरा ये कहा गया कि हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, तो हाई स्पिन कब होगा, लो स्पिन कब होगा, ये भी बता दिया गया। ये कुछ लिगेंड लिख दिए गए थे जो ये होंगे तो हमेशा मतलब ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो वहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, बाकी कोई है मतलब सारे वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड में हाई स्पिन ही बनेगा। ठीक है, चलो बेटा रिमूव करें, इसको रिमूव कर रहे हैं। चलो अगला जो भी पॉइंट होगा, कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट are colored due to बोलो भैया, ड्यू टू डी ट्रांजिशन आर चार्ज ट्रांसफर। ड्यू टू डी ट्रांजिशन आर चार्ज ट्रांसफर, ये कारण है। अभी एक बार जल्दी ही 3-4 साल पहले जेई में पूछा गया था कि K2Cr2O7 इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अभी बता रहे हैं। यहां पर डी ट्रांजिशन आकर, डी ट्रांजिशन क्या है? डी ट्रांजिशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1d ऑर्बिटल टू अदर, which occur, ये क्या भैया, which occur if unpaired electron is present, which occur if unpaired electron is present। unpaired electron is present। यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर देखना, चलें आगे।
जब कंपाउंड बनता है, ध्यान देना, ये डी ऑर्बिटल, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, पढ़ाया भी गया था। एक ही लेवल पर होते हैं, ये क्या होते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल किसे कहेंगे? जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो। डिग्री ऑफ डीजेनरेसी क्या होगी? जितने ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है या कंपाउंड बनता है, जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, इस पर ऑर्बिटल होंगे, तो लिगेंड आएगा और अप्रोच करेगा। तो हो सकता है एक्सिस के सहारे आए, हो सकता है एक्सिस के बीच से आए। तो सहारे आए या बीच से आए, मतलब जो भी आएगा जहां ऑर्बिटल होगा और रिपेल किया जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक्सिस के बीच सहारे आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये दो लेवल में टूट जाएगा। एक को कहेंगे T2G लेवल और दूसरे को कहेंगे EG लेवल। तो इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब यहाँ पर 5 ऑर्बिटल थे। पहले ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे T2G लेवल में। किस में जाएंगे भैया? T2G लेवल में। और क्यों जाएंगे? आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि लोअर एनर्जी लेवल पहले फील्ड होगा, और हुंड रूल के अकॉर्डिंग सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? प्रश्न इस पर उठेगा, T2G में जाएगा या EG में जाएगा? T2G यहां पर DXY, DYZ और D क्या है बेटा? ZX है। यहां पर क्या है? DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और क्या बेटा? DZ स्क्वायर है। ठीक है। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये दो अपोजिंग फोर्स पर बात होगी। एक तो होगा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, ये डेल्टा O है, और ये डेल्टा O को हम लोग कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रहना चाहता है, एनर्जी स्टेट में, ऑर्बिटल नहीं, लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। तो लोअर एनर्जी स्टेट तो यही है, यहां आना चाहेगा कि हम यहां पे रहें। यहां आएगा तो फिर क्या होगा? वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसको रहना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ रहना पड़ेगा तो दोनों में रिपल्सन होगा। भाई पेयर हो गया ना, तो पेयर हो गया तो रिपल्सन होगा, तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो ही तो चाह नहीं रहा था कि एनर्जी बढ़े। तो उसको कहेंगे, जो एनर्जी बढ़ेगी उसको हम लोग कहेंगे पेयरिंग एनर्जी। क्या कह रहे हैं? पेयरिंग एनर्जी। तो मान लो यहां पे आने पर 5 किलो जूल एनर्जी बढ़ गई, तो पेयरिंग एनर्जी कितना हुआ? 5 किलो जूल। और ऊपर जाने पर 10 किलो जूल बढ़ गई, तो CFSE कितना हो गया? 10 किलो जूल। ज्यादा कौन है, CFSE या पेयरिंग एनर्जी? CFSE ज्यादा है। अब बताओ, अगर CFSE ज्यादा है किससे? पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा या नीचे रहना चाहेगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा? पेयर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेयर्ड। और पेयर हो गया तो इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई ना, तो क्या बना? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बना? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और इसी को उलट दो, अब की बार पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मान लो यहां पे आने पर 10 किलो जूल बढ़ा, ऊपर जाने पर 5 किलो जूल बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला गया तो क्या हो गया? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड हुआ तो भैया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब हाई, ये भी पूछा जाता है। दोनों बराबर हैं, कम है, ज्यादा है, क्या है? तो अगर CFSE ज्यादा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा, अब यहां पर फिर से आओ, जैसे हमने कहा कि CN माइनस स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, NH3 स्ट्रांग फील्ड है, NO2 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ऐसे कहा गया ना। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का मतलब ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे, और वीक फील्ड पेयर नहीं कर पाएंगे। तो पेयर करने का क्या मतलब है कि वो ऐसे थोड़े मार के उसको भगा देंगे, भाग इधर जा, नहीं, वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन को अपने आप पेयर हो जाना पड़ेगा। बात समझ ना? वो गैप ज्यादा क्रिएट कर दिए हैं, तो गैप ज्यादा क्रिएट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा रहा है। जैसे मान लो ऐसे है
ये क्लास है, हम चाह रहे हैं कि ये बेंच खाली, ये रो खाली रहे, आप केवल इस पर बैठे और इस पर बैठे हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो आप आओ, मना किया जाए कि आप यहाँ पे नहीं बैठे भैया, मना कोई नहीं करने वाला है, लेकिन हम चाह भी रहे हैं कि आप यहाँ बैठो ना, तो फिर यहाँ पर ऐसा धूल गर्दा लगा दिया गया खूब बढ़िया से। अब आप आओगे तो इस पर बैठोगे, बैठोगे नहीं, अपने आप साइड हो लोगे, ठीक है। तो लिगेंड मना नहीं करता भैया आप ऊपर नहीं जाना है, वो क्या किया, गैप ज्यादा क्रिएट कर दिया है, और गैप ज्यादा क्रिएट कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, CFSE बढ़ गया, CFSE बढ़ गया। अब CFSE बढ़ गया तो फिर पेयरिंग हो गई, बात समझ ना। यहीं पर एक बार जेई में ये भी पूछा था, ध्यान रखिएगा, जेई में ये भी पूछा था कि 4 कॉम्प्लेक्स दे दिया था और चारों में वेवलेंथ का क्रम पूछा था। हालांकि वो चीज अभी हम बता नहीं पाएंगे, बस केवल एक हिंट दे रहे हैं कि इस पर भी क्वेश्चन बनता है और आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर ध्यान देना, ये एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़े हो आप पहले चैप्टर में, hc/λ, और यहां पर बात एनर्जी की कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, एनर्जी की। तो इसका मतलब जहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है वहां पर वेवलेंथ क्या है, कम है, वेवलेंथ क्या है, कम है। और ये गैप ज्यादा है या कम है ये पता कैसे चलेगा, लिगेंड को देख के, जिस लिगेंड की पावर ज्यादा थी वहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है, इसका मतलब उसके कॉम्प्लेक्स की वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इस पर भी ध्यान रखिएगा, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, वेवलेंथ वाला, ठीक है। अच्छा, अभी हम कलर पे चर्चा कर रहे थे, तो ध्यान रखिए बेटा, अभी वहां पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा भी जब CFT पढ़ाएंगे तो वहां पर इन सारे क्वेश्चन को कराएंगे भी वहां पे, मतलब एक हिंट दे रहे हैं, कभी मान लो आप लोग पढ़ रहे हो मिले तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, बात कलर पे हो रही थी, तो अब यहाँ पर जब लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होंगे और हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, कुछ वेवलेंथ विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करेंगे और हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे, और जब वो लौटेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ क्या होगी, यहां पर ध्यान दो, आप कलर कितना पढ़ते हो, 7, वेवलेंथ 7 कितने पढ़ रहे हो, 7 पढ़ रहे हो, क्या क्या भैया, विबग्योर, ये कलर आप पढ़ते हो। आई को काट दो, ऊपर से 3 ले लो, नीचे से 3 ले लो, यहां पर क्या हो गया, 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, पहले का कॉम्प्लीमेंट्री पहला है, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा है, तीसरे का कॉम्प्लीमेंट्री तीसरा है। मतलब अगर कोई ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था तो कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब किया था ऑरेंज दिखेगा, वायलेट एब्जॉर्ब किया था येलो दिखेगा, बात सुने ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही दिखेगा, कहानी लिखा नहीं समझा दे रहे हैं वैसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान, डीडी ट्रांजिशन क्या है बता दिया गया, तो डीडी ट्रांजिशन यहां पर लिख लेंगे, कंपाउंड ऑलवेज रिफ्लेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एकदम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, डीडी ट्रांजिशन नॉट अकर in case of D10 D0, in case of D10 and D0। भाई देखो, अगर इधर ध्यान दो, इधर एक ना बेटा ऊपर चला गया है, तो यहां पर अगर देखा जाए
ये। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, D0 की कंडीशन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाएगा? नहीं, डी ट्रांजिशन नहीं होगा। और यहां पर ये पूरा भरा हुआ है, ये भी पेड़ है, ऊपर वाले सभी पेड़ हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अब जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रुकेगा कहां? ठीक है, इसका मतलब जाएगा ही नहीं। तो डी ट्रांजिशन कब नहीं होगा? D10 एंड D0। इसका मतलब D10 और D0 की कंडीशन है तो कलरलेस होगा। मतलब वहां कलरलेस आप नहीं कह सकते, ठीक है, कलर्ड हो सकता है, लेकिन वहां पर चार्ज ट्रांसफर के कारण होगा। किसके कारण होगा? चार्ज ट्रांसफर। i.e. in case of D10 or D0, if color is possible, if color is represented कहा जाए, then due to charge transfer, due to चार्ज ट्रांसफर, अगर ये कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये किसके कारण रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? चार्ज ट्रांसफर के कारण रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसीलिए यहां पर हमने इफ लगा दिया। सीधे ये नहीं कहा कि ये रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे। लैंग्वेज को ध्यान से देखो, इफ रिप्रेजेंटेड मतलब सामान्य तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हां अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर के कारण होगा। यहां पर ध्यान देना, यहां पर K2Cr2O7 ये होता है ऑरेंज कलर। क्या होता है? ऑरेंज कलर। यहां पर K1O4 क्या होता है भैया? पर्पल कलर। ठीक है, FeH2O 5NO +2 ब्राउन कलर। ये ध्यान देना, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में बनता है, फॉर्म इन ब्राउन रिंग इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। आपसे पूछा जाता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में कौन सा कंपाउंड होता है, तो ये FeH2O होल 5NO। यहां पर डबल प्लस लिख दिया गया ना, तो यहां पर सामान्य तौर पर SO4 होता है। क्या होता है? SO4। तो ये कलर हमने बता दिया, इसका ऑरेंज होता है, इसका क्या होता है? पर्पल होता है, और इसका क्या होता है? ब्राउन होता है। अब यहां पर अगर ध्यान दो, इधर K2Cr2O7 यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा नहीं गया, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, ऊपर वाले में लिख दीजिएगा यहां पर +6, यहीं लिख दे रहे हैं +6, नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर क्रोमियम +6 लिख दें, Cr +6, तो कितना होता है? 24, 6 चला गया, बचा कितना? 24 से 6 चला गया, 2 बचा 18, कितना बचा? 18। तो यहां पर अच्छा गया कहां? K2Cr2O7 में इलेक्ट्रॉन क्रोमियम ने दिया तो किसने लिया? लेने वाला कोई होगा ना, कौन लिया? ऑक्सीजन लेगा। कौन लिया? ऑक्सीजन ने लिया। तो ऑक्सीजन लेता कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। होता कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? कुल 8। 2 लिया, हो कितना गया? 10। तो यहां पर ये ऑक्सीजन बदल जाएगा O में। तो मतलब इसके पास है 18 इलेक्ट्रॉन और इसके पास कितना भैया? 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो ये हो जाएगा K सेल, L सेल और क्या बेटा? M सेल। यहां पर क्या हो गया? K सेल और क्या हो गया? L सेल। ठीक है, K में कितने? 2, 8, 8।
2 8। किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं? 2n²। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 18। कितने हो सकते हैं? 18। यहां पर अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8। तो चार्ज ट्रांसफर करना है, तो चार्ज ट्रांसफर का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आता है ना। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? m से l में जा सकता है या l से m में? कहां जाएगा? l से m में जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि K2Cr2O7 इज कलर्ड ड्यू टू dd ट्रांजिशन, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम l टू m, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम m टू l, और एक ऑप्शन और था। तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम l टू m। तो लिख लेंगे यहां पर नोट करके, K2Cr2O7 and KMnO4 colored due to charge transfer from L to M। एक और चीज बता दें, इधर यहां रखिए। अच्छा पहले क्वेश्चन करा दें फिर बताते हैं। कंपाउंड ऑफ व्हिच विल बी कलर्ड। किसका कंपाउंड कलर होगा, कलर्ड होगा? जिंक डबल प्लस, स्कैंडियम ट्रिपल प्लस, कॉपर प्लस, कॉपर डबल प्लस। किसका? ये D10 है, D0 है, D10 है, D9 है। किसका? D9। अच्छा ये ध्यान दो, CuSO4 कलर्ड है या कलरलेस? ये डबल प्लस है, ये डबल माइनस। क्या है? कलरलेस। क्या है? कलरलेस। CuSO4 5H2O ये ब्लू कलर होगा। क्या होगा भैया? हम यही आपको बताने वाले हैं। हम भी अभी जनरली हम भी बोल देते हैं ब्लू कलर होगा, लेकिन जो कंपाउंड है अगर वो एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस है तो कलरलेस होगा। क्यों होगा? ये आयनिक कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा, आयनिक कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन लेके देके देखो, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन लेके देके अलग हो गए। तो जो बात अभी हमारी आपकी हो रही थी कि जब लिगेंड आएगा तो ये स्प्लिट होके 2 पार्ट में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर जाएगा फिर लौटेगा, वो कहानी तो हो ही नहीं रही है। कि हो रही है? नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही है इसका मतलब कि कब ये काम मतलब कलर बनाएंगे? जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है तो फिर कलरलेस होंगे। जैसे CuSO4 वास्तव में अच्छा हम लोग अभी लैब से लाए, अगर आपको कल दिखाए हैं तो ब्लू कलर है, हम लाएंगे, ध्यान में रहेगा तो ले भी आएंगे। तीनों के कलर लाएंगे आपको, K2Cr2O7 के ध्यान पड़ेगा, सब ले आएंगे कल, दिखाएंगे आपको सबका कलर।
बात समझे ना। और जब आपको दिखाएंगे तो कहेंगे कॉपर सल्फेट है, उस पर लिखा भी है कॉपर सल्फेट, लेकिन फार्मूले में लिखा है पेंटाहाइड्रेट। 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं साथ में, अगर वो हटा दो तो एनहाइड्रस हो जाएगा, तब कलरलेस होगा। तो नोट करके लिख लीजिएगा। ionic compound are in anhydrous condition, compound of transition metal are colorless. Compound of transition metal are colorless. कारण क्या बताएंगे? Because due to absence of ligand, splitting of d orbital, because due to absence of ligand, splitting of d orbital, hence dd transition, फिर सुन लो, because in absence of ligand, splitting of d orbital, hence क्या बोल रहे थे, splitting of d orbital, hence dd transition is not occur. dd transition is not occur. ठीक है, तो ये चीज जानते रहेगा, हमारे दिमाग में होता है। इसलिए यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कंपाउंड ऑफ व्हिच विल बी कलर्ड, तो बल्कि कंपाउंड भी ना कहा जाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाए। कंपाउंड तो ये भी है, कंपाउंड तो ये भी है, ठीक है। तो क्या इसमें सुधार कर लिया जाए, कॉम्प्लेक्स कह दिया जाए, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा। तो अब तो कलर पे बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहां पर OH माइनस अगर डाल दिया जाए तो ये येलो कलर हो जाएगा, CrO4 डबल माइनस में, CrO4 डबल माइनस में। कल स्कूल में जब रहेंगे तो आप लोग एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा, जितने कंपाउंड का नाम लिए हैं सारे मैं ले आऊंगा और आपको यही दिखा देंगे। हाँ, टाइम स्कूल टाइम है, मतलब 4 बजे पहले, 3:30 के पहले, बल्कि 1-1:30 बजे के आसपास। नहीं, सुबह में इतना व्यस्त रहते हैं कि याद नहीं रहेगा, खाली और वही रहेगा 2-2:30 बजे के आसपास का। हाँ, हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? नहीं, हम नहीं चलाते ना, हम नहीं चलाते, ठीक है। हाँ, एक बार कॉल कर देंगे तो याद आ जाएगा, तो ले आएंगे। हाँ, OH माइनस डालेंगे तो ये येलो कलर हो जाएगा, ये येलो कलर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको मैं सब यहीं दिखा दूंगा आपको, इसको ले आऊंगा, ठीक है। यहां पर OH माइनस जैसे NaOH डालोगे ये येलो हो जाएगा, फिर HCl डाल दो, फिर अपने कलर में आ जाएगा, ठीक है। रिमूव करें इसको, ठीक बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे थे डी ब्लॉक, हो गया। तो इसमें कुछ एक आध लाइन छोड़ देना, मान लो कोई एक आध पॉइंट वैसे छूटा तो नहीं होगा। आगे लिखिएगा F ब्लॉक, ये क्या हो गया जी, F ब्लॉक। लास्ट आर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, इंटर इन F सबसेल। वैसे फोन करने की जरूरत नहीं, कल हम लैब कराएंगे अपने, तो याद आ जाएगा हमें, ठीक है। तो रहने देना, कॉल करने पे याद रहेगा। मैं ऑफ इनर पेनाल्टीमेट सेल, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा,
n माइनस 2 F1214 n माइनस 1 D021 NS2 n माइनस 2 F1214 n माइनस 1 D021 NS2 all element placed in third group। ध्यान रखिएगा ये लार्जेस्ट है। अगर आपसे कहा जाए पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन है तो थर्ड ग्रुप। कितने एलिमेंट हैं 32। 4 ट्रांजिशन 14 लैंथेनाइड 14। यहां देख लो टेबल तो है, ये देख लो ये ग्रुप नंबर 3 है ना, दिख रहा है ना सबको, ये ग्रुप नंबर 3 है। तो ये 4 ट्रांजिशन हो गए, 1 2 3 ये 4 ट्रांजिशन हो गए। अब ये 14 ये मान लिया गया कहीं पे रखा गया है और 14 ये मान लिया गया कहीं पे रखा गया। 14 14 28 4 ये 32। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं 32। हैज 32 एलिमेंट। भैया हर आप लोग बोर्ड एग्जाम थोड़े पढ़ रहे हो, कुछ भी पूछ सकता है, हर पॉइंट पे नजर रखना है। ठीक है, यहां पर हैज 2 सीरीज ऑल आर मेटल, हैज 2 सीरीज, हैज 2 सीरीज। बताना बेटा कौन कौन से 4F 58 सेरियम 71 ल्यूटीनियम। इनको आप क्या कहेंगे लैंथेनॉइड। आर रेयर अर्थ मेटल। लैंथेनॉइड क्यों कहते हैं चूंकि लैंथनम के बाद पाए जाते हैं। रेयर अर्थ मेटल क्यों कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं और अर्थ में रेयरली पाए जाते हैं। ठीक है, 5F कहां भैया 90 थोरियम 103 लॉरेंसियम एक्टेनॉइड। ऑल आर रेडियो एक्टिव। ऑल आर रेडियो एक्टिव। ध्यान दो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर दिख रहा है तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। सामान्य तौर पर ये एस और डी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में सामान्य तौर पे भाग लेते हैं और निकल जाते हैं, तो 2 और 1 3 निकल गया, तो ऑक्सीडेशन कितना हो गया 3। लेकिन n-2f के भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले सकते हैं, तो अगर एक भी भाग ले लिया तो कितना हो गया 4। ठीक है, they represent variable oxidation number। they represent variable oxidation number as, अब यहां से n-2f electron can also take part in reaction in bond formation। can also take part in bond formation। ध्यान रखिएगा बेटा, तो ये n-2f इलेक्ट्रॉन भी भाग ले सकते हैं, तो ये तो नहीं कहा गया कि यही भाग ले सकते हैं,
ये भी भाग ले सकते हैं, इसका मतलब बाकी और जो तो भाग ले ही रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भी भाग ले सकते हैं। इसके आगे क्यों भाग ले सकते हैं, इसके आगे बात होगी क्यों भाग ले सकते हैं, तो आप बताएंगे एज लेसर डिफरेंस in energy in between n-2f and n-1d इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिए बेटा, क्यों भाग ले सकते हैं, तो n-2f और n-1d के एनर्जी डिफरेंस, मतलब का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, इनके एनर्जी में डिफरेंस कम होता है, इसलिए भाग ले सकते हैं, और इसलिए ऑक्सीडेशन में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ठीक है, आपसे अगला लाइन पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन ये है। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। वेरिएशन मिलता है, हाँ मिलता है, क्यों मिलता है, n-2f इलेक्ट्रॉन भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, क्यों भाग ले सकते हैं, तो आप कहेंगे n-2f और n-1d के एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए भाग ले सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि जो एक्टिनॉइड हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन लैंथेनाइड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जो लैंथेनाइड हैं, ऊपर चला गया, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +2, +3 एंड +4, बस इतना ही मिलता है। +3 तो कॉमन ऑक्सीडेशन है, ये +2 या +4 तब शो करते हैं जब ऑर्बिटल स्टेबल होने की कंडीशन में हो। मान लो +3 रिप्रेजेंट किए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल कन्फिगरेशन मिल गया तो एक और निकाल देंगे। अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालने पर कन्फिगरेशन स्टेबल हो गया तब 2 ही निकालेंगे। बात सुने ना, बात आएगी कि कहां पे, स्टेबिलिटी पे। तो ये लैंथेनाइड के पास 2 कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, ये 2 ही शो कर रहे हैं, मतलब इनका यहीं पे लिख देते हैं, यहां पर जो होगा ये क्या होगा, 4f। क्या होगा बेटा, 4f में ये +2, +3, +4, और 5f में ये +2, +3, +4, +5, +6 तक जाएगा। ठीक है, मोर वेरिएशन in oxidation number of actinoid than lanthanoid is due to lesser difference of energy in between एक्टिनॉइड में क्या फिलअप होगा, 5f and 6d of actinoid, then 4f and बोलो बेटा 5d of लैंथेनॉइड। यहां पर ध्यान दो, यहां पर इसको अगर लैंग्वेज ना यूज करें तो इसको कहेंगे एनर्जी डिफरेंस। क्या कहेंगे, ऑफ 5f and 6d लेस देन
लेस देन 4f एंड 5d। ये क्या है? एक्टिनॉइड है, और ये क्या है? लैंथेनॉइड है। पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 5d से, फिर कहां से निकलेगा? 4f से। इसमें कहां से निकलेगा? 6d से, और यहां से कहां से निकलेगा? 5। यहां से मान लो 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए और यहां से 12 चाहिए, तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी तो फट से इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू हो गया। यहां पर मान लो 10 चाहिए, यहां से 14 चाहिए, तो यहां पर डिफरेंस कितने का आया? 2। यहां पर डिफरेंस कितने का आया? 4। तो थोड़ा डिफरेंस यहां ज्यादा है ना, तो इसका मतलब यहां पर टारगेट करके थोड़ा ज्यादा एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि पहले वेरिएशन क्यों मिलेगा, एफ ऑर्बिटल भी भाग ले लेंगे, इससे वेरिएशन मिलेगा। ठीक है? और क्यों मतलब भाग ले लेंगे तो आप कहेंगे एनर्जी डिफरेंस कम है डी और एफ का। ठीक है? फिर ये ज्यादा वेरिएशन एक्टिनॉइड में क्यों मिलता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक्टिनॉइड में 5f और 6d की एनर्जी लैंथेनाइड के 4f और 5d से कम है, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा मिलता है। इसके बाद की कहानी, यहां पर भी क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो भी मैग्नेटिज्म शो करते हैं। लिख लेंगे अगला पॉइंट, ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट आयन क्या बोलते हैं? एलिमेंट आयन एंड कंपाउंड ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट F block element are paramagnetic in nature, are paramagnetic in nature. Their paramagnetism is measured, their paramagnetism is measured by magnetic moment, which can be represented as which can magnetic moment which can be represented as follow. हाँ follow. यहां पर म्यू इक्वल टू अंडर रूट 4s s प्लस 1 l प्लस 1 abm bm। ठीक है? लिख लेगा where s is spin quantum number, where s is spin quantum number, where s is spin quantum number and l is orbital quantum number, where s is spin quantum number and l is orbital quantum number।
L is ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। हो गया बेटा, आगे लिखिएगा। यहां पर जो F ब्लॉक के कंपाउंड है Fe कलर्ड होंगे ड्यू टू FF ट्रांजिशन। लिख लेगा, कंपाउंड ऑफ F ब्लॉक इज कलर्ड ड्यू टू FF ट्रांजिशन। कंपाउंड ऑफ F ब्लॉक इज कलर्ड ड्यू टू FF ट्रांजिशन। ड्यू टू FF ट्रांजिशन लिख लेंगे। F ब्लॉक एलिमेंट आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स। F block element also form complex. F block element also form complex due to here having smaller size, high charge density। कम दूसरा high charge density due to having smaller size, हाई चार्ज डेंसिटी। तीसरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। बट कॉम्प्लेक्स आर लेस स्टेबल देन डी ब्लॉक, बट कॉम्प्लेक्स आर लेस स्टेबल देन डी ब्लॉक, बट कॉम्प्लेक्स आर लेस स्टेबल देन डी ब्लॉक। कारण पूछा जाए क्यों डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स से कम स्टेबल होगा, तो इनकी साइज कंपैरेटिवली लार्ज होती है, इनमें ज्यादा ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। लिख लेंगे, एज दे हैज कंपैरेटिवली लार्जर साइज एंड मोर नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, कंपैरेटिवली लार्जर साइज and more number of vacant orbital, more number of vacant orbital। चलो बेटा, एक और लाइन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लेंथेनाइड, ध्यान देना, लेंथेनाइड की साइज जो होती है में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, वो लगभग सेम होती है। ठीक है, और क्यों सेम होती है, तो आप कहेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको पढ़ाएंगे, अभी पीरियडिसिटी आएगा ना तो उसमें पढ़ाएंगे। तो साइज से लगभग सेम होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा वेरी, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी नहीं करती तो इनको सेपरेट करना आसान हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो इनको लेंथेनाइड एक्सचेंज रेजिन मेथड से सेपरेट करते हैं। तो लिख लेंगे, due to having almost similar size, due to having almost similar size, lanthanide has nearly same physical property, lanthanide has nearly same physical property, lanthanide has nearly same physical property। So cannot be easily extracted, so cannot be easily extracted। They are extracted by, बोलो बेटा, आयन एक्सचेंज, अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेजिन मेथड, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। आयन मतलब रेजिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। तो डी और एफ ब्लॉक की भी जनरल प्रॉपर्टी हो गई। कल हम लोग मिलेंगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट में, 10 मिनट में कैसे किसी भी एलिमेंट का ग्रुप बताएंगे, पीरियड बताएंगे और ब्लॉक बताएंगे। ये डिटर्मिनेशन मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे पीरियडिसिटी पे। ठीक है, तो 2-3 लेक्चर में पीरियडिसिटी भी हो जाएगा। ठीक है पूरा, और इधर हम लोग पीरियडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग लेके जनरल प्रॉपर्टी लगभग चर्चा कर लिए सारे ब्लॉक में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, वो डी और एफ ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं, KMnO4 हो गया, K2 प्रॉपर्टी है देख लिए हैं।
तो एक आध लेक्चर में वो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही ट्रैक पे दोनों के रिएक्शन लिखाने हैं, एक बता देंगे दूसरा आप खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये करते हुए पूरा ये कवर कर लेंगे बस बहुत जल्दी। कोऑर्डिनेशन खत्म कर ले, भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फिर बढ़िया से ऑर्गेनिक शुरू किया जाएगा, ठीक है। इधर खत्म रहेगा तो फिर पूरा फ्री माइंड से, ठीक है।